आपका इंटरव्यू हिंदी में चला था या इंग्लिश में चला था? इट वॉज मिक्स बिकॉज मैंने लैंग्वेज लिख के रखा था, बायलिंगुअल, मल्टीपल लैंग्वेज, पंजाबी भी मैंने वहाँ पे और संथाली भी मैंने वहाँ पे कोट किया था। अच्छा जी, और साथ में संस्कृत भी। तो इस कारण से 4-5 लैंग्वेजेस में पूरा इंटरव्यू गया, यद्यपि मेनली इंग्लिश में ही था। इंग्लिश में था जी। उनका प्रश्न था जो कि सर आपने मुझसे वो प्रश्न पहले ही इंटरव्यू में कैरियर क्वेस्ट में पूछ लिया था कि चूँकि मेरा फ़िलासफ़ी रहा है ग्रेजुएशन के समय विषय, तो फ़िलासफ़ी से था, तो वो पूछती हैं कि आपको फ़िलासफ़ी में कौन से फ़िलासफ़ी अच्छे लगते हैं? तो मैंने बोला सांख्य दर्शन। फिर उसी विषय में प्रकृति और पुरुष का डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक संस्कृत के कोटेशन डाले कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि योग जो है वो साध्य बनाया गया इसलिए ताकि हमारी जो चित्तवृत्ति है वो शांत हो पाए या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो, जैसा उसको लोग इंटरप्रेट करना चाहें। तो एक ये श्लोक था। भगवत गीता में हमें शांति का मैसेज मिलता है। यस सर। और आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पर गन का इस्तेमाल होता है, तो आप कैसे उसे देखते हैं? मतलब कि आप एक माइंडसेट से आप दूसरे माइंडसेट में जा रहे हैं। मुझे लगता है सर, शांति स्थापित करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों में संलग्न रहना पड़ता है। तो CAPS जो है अपने क्षमता के अनुसार देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि देश की सेवा भी शांति स्थापित करने का ही एक मार्ग है। तो मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूँ सर। क्या बहुत सारे वीडियोस देखने चाहिए? क्योंकि मैंने कुछ कैंडिडेट से बातचीत की तो उनकी तैयारी जो होती है वो सुबह से लेकर शाम तक वीडियो देखने में ही उनकी तैयारी हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मोस्टली कोर बुक्स पे रहने वाला स्टूडेंट टाइम्स का हूँ। वेलकम टू करियर क्वेस्ट। आज हम मिलने वाले हैं विष्णु कुमार पांडे जी से, जो हमारे कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन अभी असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में हुआ है CAPF में। ये एग्ज़ाम UPSC द्वारा लिया जाता है और उसमें इन्हें बहुत अच्छी सफलता मिली है। उनकी एक पर्सनालिटी अलग है, उनके बारे में जानने में आपको सभी को अच्छा लगेगा, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ये सक्सेसफुल जो जर्नी है अभी तक की वो कैसी रही। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है कि जिन्होंने 10 के एज में, जब वो 10 साल के थे तभी से उन्होंने पूजा पाठ के बारे में शुरुआत की थी। उन्होंने अपने दादाजी के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी। वो एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट है कि जो कैंडिडेट एक अपने घर पर वो पूजा पाठ करता है और उसके लिए वो प्रोफेशनली पूजा पाठ करता है, जिसे कर्मकांड भी कहा जाता है, और उसके बाद वो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम भी क्लियर करता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा एग्जाम्पल हमारे सामने दूसरा नहीं है। तो ऐसे एक यूनिक पर्सनैलिटी से मिलते हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी जर्नी कैसे रही। सो विष्णु, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू सो मच करियर क्वेस्ट के टीम का कि मुझे यहाँ पे मौका मिला है कि मैं अपने पक्ष को, अपने विचारों को यहाँ प्रेजेंट कर पाऊँ। और वैसे बच्चे जो कि मेरे जैसे ही विचार रखते हैं अथवा कर्मकांड इत्यादि में संलग्न हैं, वो भी इंस्पिरेशन मेरे से उठा पाएँ। थैंक्स। अच्छा, ये जो कर्मकांड का है, पहले उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि आप जब 10 साल के थे, इतनी छोटी उम्र में आप पूजा पाठ का काम करते थे, आप लोगों के घर में जाके उनकी पूजा करते थे। तो ये बहुत ही कठिन काम है। मतलब अगर हम नॉर्मल तरीके से देखें, हमारी तरफ से देखें, तो वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे पाठ होते हैं। तो आपने कैसे किया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसे शुरुआत की आपने उसकी? सो आई थिंक सर कि कुछ भी चीज़ों का जब शुरुआत होता है तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस और डिमांड्स होते हैं। तो उस समय जब मैं क्लास 5 में आया तो उसमें मेरे दादाजी जो कि कर्मकांड में संलग्न थे पूर्व से, उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आई। तो उसमें आवश्यकता पड़ी कि उनके सहायता के लिए भी कोई घर में एक हो। यद्यपि पिताजी और चाचा जी भी कर्मकांड इत्यादि से संबंध रखते थे, किंतु मुझे भी कहीं ना जाके सीखना था, स्वरुचि भी थी। तो मैंने दादाजी के उंगली को पकड़कर ही आगे चला और फिर मैंने उसमें अपने स्वरुचि से और भी चीज़ों को धीरे धीरे सीखता गया। तो आपके घर का जो माहौल था वो ऐसे ही पूजा पाठ का था, या उसमें आपके दादाजी, आपके पिताजी इसी में संलग्न थे, इसी में ही इन्वॉल्व थे? जी सर, बल्कि मेरे पूरे गांव के जो लोग हैं वो कर्मकांड इत्यादि में पूजा पाठ में संलग्न हैं, जो कि आप माता की तरफ से भी जो परिवार है उसमें भी सभी संलग्न हैं। साथ ही साथ जो मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और उनके जो पूर्वज हैं वो भी कर्मकांड से ही संबंध रखते हैं। आप देवघर झारखंड से बिलोंग करते हैं? यस सर, देवघर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा। हाँ,
जी। उसमें आपका कौन सा गांव है? पांडे सिंहा नाम से एक गांव है, छोटा सा गांव है और बहुत ही प्यारा गांव है सर। अच्छा, वो झारखंड बहुत ही अच्छा स्टेट है, और जो देवघर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक लोकेशन है, हमारा स्थान है, पवित्र स्थान है। ये सर बहुत ही पावन स्थान है, और झारखंड में प्रकृति भी इतनी अच्छी है कि हरियाली ही हरियाली आपको दिखने को मिलता है, जो वातावरण बहुत ही स्वच्छ। अच्छा, तो आप ऐसे माहौल में थे कि जो जहाँ पर पूजा अर्चना होती है, पूजा पाठ होता है, तो आपने असिस्टेंट कमांडेंट का कैसे सोचा, कब सोचा? ये एक बहुत ही लंबी जर्नी रही है सर। यद्यपि मैं कर्मकांड कर रहा था, साथ ही साथ स्कूली शिक्षा भी मैं प्राप्त कर रहा था, और क्लास 5 में जब मैं क्लास 5 कहता हूँ तो उसमें पास के ही एक छोटे से टाउन है कॉल्ड मधुपुर, वहाँ पे मेरा एडमिशन कराया गया था। और पिताजी भी सक्षम थे उस समय, तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिला। वहाँ से फिर जाके मैंने ग्रामर हो या लैंग्वेज इत्यादि जो हो वो समझा, इंग्लिश वगैरह को सीखा। बाद में जाके और जब जाना चीज़ों को और पढ़ा, एक्सप्लोर किया अपने लाइफ को, फिर एक दौर आया जब यूट्यूब पे आपको सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, आपका नॉलेज वहाँ से भी प्राप्त होता है। फिर जाके मैंने यूपीएससी के इंटरव्यूज़ वगैरह देखना शुरू किया। एक हमारे गुजरात कैडर के आईपीएस हैं साफ़ी नशन, उनसे मुझे यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला, और ऐसे ही आगे और प्रिपरेशन करते करते मुझे यूपीएससी सीएबीएफ के विषय में पता चला। और ये बात है कौन से ईयर की, मतलब तो आप कितने बड़े थे? उस समय 12th के बाद की बात है ये सर। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि क्लास 10 के विषय में जब मुझे पता चल रहा था डिफेंस के बारे में, आर्मी के विषय में, क्योंकि गांव वगैरह में क्या होता है कि मोस्टली डिफेंस और आर्मी का बहुत ही महत्व, बहुत रिस्पेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी आर्मी में जाना था, डिफेंस में जाना था। यद्यपि मेरी हाइट थोड़ी कम रह गई तो उसमें मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर मैंने XY जो एयरफोर्स द्वारा कंडक्ट किए जाते थे उसके भी अटेम्प्ट्स दिए थे। फिर धीरे धीरे मैं उससे दूर चला जाता गया, और जब CAPF के विषय में मुझे पता चला, डिटेल्स मैंने जाने, सिलेबस मैंने सर्च किया, तो मैंने फिर रियलाइज़ किया कि द लाइफ इज़ प्रोवाइडिंग मी सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सो व्हाई आई शुड नॉट गो फॉर दैट। और फिर मैंने इसका प्रिपरेशन शुरू कर दिया। अच्छा, तो अभी आप पूजा पाठ या जो भी उससे रिलेटेड काम है आप करते हैं अभी इन दिनों में भी? जी सर, वर्तमान समय में भी मैं उससे संलग्न हूँ। और तो लोग आपको बुलाते हैं पूजा पाठ के लिए, आपके तो आप पिताजी के साथ जाते हैं या इंडिपेंडेंटली भी आप करते हैं? इंडिपेंडेंटली भी जाता हूँ, दादाजी के साथ हो जाए तो उनके साथ भी जाता हूँ, जैसा अवसर प्राप्त हो तो अवसर के अनुसार। अभी आपने पिछले कितने दिन पहले आपने पूजा ये की थी? सर 5 दिन पूर्व ही दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था सर। अच्छा, ओके। तो अभी तक आपका ये चल रहा है, मतलब एक्टिवली इन्वॉल्व है उसमें? जी सर। अच्छा, तो आपने कैसे मैनेज किया ये काम जो कि बिल्कुल अलग है, और फिर असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी, आपने कैसे दोनों को मैनेज किया? सर मुझे लगता है कि इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन और एक प्रॉपर रूटीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं जब विद्यालय में आया था प्राइवेट स्कूल में, उस समय ही से इन चीज़ों को मैंने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था कि यदि मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ सर कि हमारे पास है वही 24 घंटे, तो उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो क्यों ना अपने लाइफ के रूटीन को चेंज करें और उस 24 घंटे के अनुसार स्वयं को ढालें। एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने भी रूटीन को अडॉप्ट करना शुरू किया, और फिर विद्यालय की शिक्षा हो, विद्यालय जाना हो, यहाँ तक कि ट्यूशन पढ़ाना हो, या खुद के समय निकाल के खुद के पुस्तक भी पढ़ने, और उसके अलावा फिर कर्मकांड इत्यादि के पुस्तक पढ़ना। तो इन सब के लिए मैंने टाइम को मैनेज करना सबसे पहले सीखा सर। अच्छा, तो आपने ये खुद सभी जो है वो खुद ही सीखा है या आपने किसी पाठशाला में अगर आपने ज्वाइन किया था? सर इस विषय में हमारे परिवार के जो जन हैं वो पूर्व से ही सभी संलग्न हैं। हाँ, तो उन्हें से सीखा, परिवार से ही आप सीखते आए? जी सर, तो दादाजी हैं या मेरे नाना जी, यहाँ तक कि मेरी नानी जी, उनको भी संस्कृत का ज्ञान है। अच्छा जी, तो उनसे भी सीखना। जी, तो आप हिंदी बोल पाते हैं, इंग्लिश बोल पाते हैं और संस्कृत बोल पाते हैं, इसके अलावा भी कोई लैंग्वेज आपने सीखी है? यस सर, मैं अभी भी यद्यपि सीख ही रहा हूँ, फिर भी मैं इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं को ही बोल सकता हूँ सरलता से। तो बंगाली इत्यादि बोल सकता हूँ, इस तरह से 7-8 लैंग्वेजेस में बोल सकता हूँ। अच्छा, ओके। कोई फॉरेन लैंग्वेज भी सीख रहे हैं आप? एक मैंडारिन सीख रहा था सर, और एक स्पेनिश, तो यद्यपि अभी वो स्थगित करके रखा हूँ, लेकिन भविष्य का प्लान है। आप क्यों सीखना चाहते हैं भाषाएं? सर भाषाएं मुझे गहराई से सोचने की क्षमता प्रदान करती है, और विषयों को समझने
का एक अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर डेवलप करती है, क्षमता डेवलप करती है। जैसे कि यदि साइंस की पुस्तक हो और वो इंग्लिश भाषा में लिखा हो, तो मुझे लगता है कि यदि इंग्लिश आती है किसी को बोलने या वो इंग्लिश समझते हैं, तो उन विषयों की समझ उसको और अच्छे से होती है। तो इस कारण मैं भाषाओं को सीखता हूँ और उससे रुचि बढ़ती गई। फिर मैं टूरिज़्म वगैरह में भी इंटरेस्ट लेने लगा, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, अलग अलग देश के लोग जो आते थे, और इस तरह से जाके मैं अलग अलग भाषाओं को या उनके कुछ वर्ड्स को। हो गया। जी सर। अच्छा, एक मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे भी जानने में इंटरेस्ट है कि जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, तो अभी तक आपको पंडित जी के नाम से पैर छूते हैं, आपके साथ बात करते हैं, तो जब उन्हें पता चला कि आपका असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्शन हुआ है, तो आपके आसपास में क्या रिएक्शन था बाकी कैंडिडेट्स का, या जो बाकी बच्चे हैं, पड़ोसी है, या जिनके सामने आप जाते थे पूजा पाठ के लिए, उनका क्या रिएक्शन रहा? सभी प्रसन्न है सर, और साथ ही साथ उनके बच्चे भी बहुत रुचि लेते हैं पूर्व से ही मेरे में, तो उनमें भी कहीं ना कहीं। उन्हें पता था पहले कि आप तैयारी कर रहे हो? जी, उन्हें पता था सर, और मैं समझता हूँ उनसे भी मुझे कुछ बातें सीखने को मिली हैं जीवन में, और उन सब के कारण ही मुझे लगता है ये सरल हो पाया है मेरे लिए यह परीक्षा। ये आपका पहला प्रयास था, प्रथम प्रयास में आपको ये सफलता मिली है? जी सर। तो मुझे बताइए कि आपने प्रीलिम्स, मेंस और इन सब के लिए कैसे कैसे तैयारी की, और शुरुआत आपने कैसे की, और इसका जो आखिरी स्टेप था इनटू, वहाँ तक आपने कैसे तैयारी की? जी सर, एनसीईआरटी, चूँकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था और खुद भी पढ़ता था, तो एनसीईआरटी मैंने पहले से ही करके रखे थे, और उसके बाद जो कोर बुक्स रिकमेंड होते हैं यूपीएससी के लिए, तो उन पुस्तकों को मैंने खरीदा ऑनलाइन सोर्सेज से, और फिर उसको पढ़ना शुरू किया। जैसे एम लक्ष्मीकांत सबसे पहला पुस्तक मैंने खरीदा था, जो मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे माजिद हुसैन साहब के ज्योग्राफी आ गए, और इन विषयों को मैंने, इकोनॉमिक्स इत्यादि जो भी विषय हैं, उनको मैंने पढ़ा, रिपीट किया बार बार, और उसकी अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप की, और फिर जाके मैंने उसके अभ्यास करने शुरू कर दिए, टेस्ट वगैरह देने शुरू कर दिए। तो इस तरह से मेरा जो स्टेज 1 होता है इस परीक्षा की, उसको मैंने उत्तीर्ण किया। अच्छा, ये आपने तैयारी झारखंड में की या दिल्ली में की? मैं अलग अलग जगह पे शिफ्ट होता रहा था सर, और यद्यपि मैंने स्वयं से ही पढ़कर किया है, हाँ। फिर भी मैं कभी गांव में रहना हो गया, कभी रांची में, कभी कुछ समय के लिए दिल्ली, ज़रूरत के अनुसार आप शिफ्ट। ज़रूरत के अनुसार। जी सर। और फिर बाकी आपने और आगे कैसे तैयारी की? फिर बाकी जो फिजिकल स्टेज है, उसके समय मैं उस समय रांची में था सर, और उससे पहले मैंने थोड़े वेट गेन कर लिए थे, 80 केजीज के आसपास हो चुका था मैं। अच्छा। तो बीएमआई मुझे कंट्रोल करना था, तो मैं पहले से ही दौड़ रहा था। मैं चूँकि पहले बताया कि आर्मी में मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं शुरू से ही दौड़ रहा हूँ, और रनिंग वगैरह करना, एक्सरसाइजेस करना, और उसके बाद मैं गांव चला गया, और गांव में पर्याप्त स्थान होता है, अवेलेबल होता है, मैदान होते हैं, तो वहाँ से फिर मैंने दौड़ इत्यादि का अभ्यास किया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि शॉर्ट पुट जो होते हैं, तो लोग जो मेटल बॉल होते हैं उससे करते हैं, सर मैंने पत्थर से किया हुआ है। तो नदियों में बहुत सारे पत्थर अवेलेबल थे, मैं उसको उठा उठा के फेंकता था, तो इस तरह से वो हो गया। उसके पश्चात जब इंटरव्यू स्टेज आया, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यू था, क्योंकि पढ़ तो हम पूर्व से रहते हैं, लेकिन उसको प्रेजेंटेबल कैसे बनाना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने, और इंटरव्यू में कैसे खुद को प्रेजेंट करें, इस विषय में मुझे संकोच होते थे। तो फिर धीरे धीरे मुझे एक फिरदौस सर हैं, सीआई सर में असिस्टेंट कमांडेंट हैं, हाँ। उनसे मुलाकात हुई, और फिर उन्होंने मुझे कैरियर क्वेस्ट का नंबर दिया था। तो फिरदौस अली से आपको रेफरेंस मिला? जी सर, हाँ, वो जामिया में मेरे क्या वो पढ़ते थे। जी सर। हाँ। तो उनसे मुझे पता चला, और फिर मैंने कैरियर क्वेस्ट को ज्वाइन किया। फिर हमारे क्लासेस वगैरह चली, हमारे जो डाउट्स थे उनको सॉल्व किए गए, बहुत सारे प्रैक्टिस करवाए गए, और जो मॉक इंटरव्यूज़ 2 प्रोवाइड करती है कैरियर क्वेस्ट अभी के समय में, तो उनका अभ्यास हुआ, फीडबैक मिला, और उस पर फिर वर्क किया, और फिर जाके जो सजेशंस वहाँ पे मिले थे, मैं एक सजेशन जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था और हम लोगों ने फॉलो किया। सर, आपने हमें बताया था कि आप यहाँ पे आधे 1 घंटे 2-3 घंटे के लिए आते हैं, घर में आप अधिक समय के लिए हैं, तो जो आपके सर्कल में, आपके सराउंडिंग में, उनको आप इन्वॉल्व करें अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में, जो कि मैंने किया। हमारे आसपास बहुत सारे मित्र रहते हैं मेरे, तो उनसे मैंने इस विषय में बात करी, और उन लोगों से पूछना शुरू किया कि आप, मेरी कमियां क्या हैं, मेरी अच्छाइयां क्या हैं, उन सब बातों को बताएं। उसको मैंने लिखा,
और फिर एक 5 लोगों का ग्रुप बनाया। मैं उन लोगों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा और उनका नाम भी लेना चाहूँगा। हमारे एक राहुल जी हैं, आपके करियर क्वेस्ट से ही उनसे मुलाकात हुई। एक जय जी हैं, एक अभिषेक जी हैं और एक मैं और एक राज जी हैं। तो इन सब लोगों ने मिल के उन लोगों ने एक ग्रुप वर्क रहा। जी एक टीम वर्क रहा और रोज़ शाम को 6 से 7, 8, 9 जैसे समय मिल पाए उसके अनुसार हम लोगों ने प्रतिदिन प्रैक्टिस किया, रोज़ अभ्यास किया। अच्छा, मतलब जो क्लास में हम डिस्कस करते हैं उसको आपने घर जाके फॉलो किया। एग्जैक्टली ये बहुत महत्वपूर्ण बात। एग्जैक्टली सर, यहाँ तक कि मिरर प्रैक्टिस भी आप यदि अभी मेरे पुराने वाले रूम में जाके देखें तो आपको पूरे दीवालों पे बाथरूम के अभी भी लिखे हुए सारे डाटास मिलेंगे, आपको डिटेल्स मिलेंगे फोर्सेस के, और वहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है जो कि आपने ही बताया था कि मिरर अभ्यास कैसे करना है, तो मैंने उसको भी बहुत सारा मेहनत से ही अभ्यास किया। अच्छा, अभी आपने रूम की बात की तो मुझे रूम के बारे में जानना है कि जहाँ पर आप दिल्ली में रहते थे, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी मतलब जो रूम्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो उतनी मेंटेन नहीं हो पाती बहुत सारे स्टूडेंट्स की। तो आपका रूम कैसे था, किस तरीके से आप रहे थे? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये होता है कि जो तैयारी होती है वो काफ़ी कठिन होती है, मतलब उसमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कैंडिडेट्स के लिए। और जब कोई झारखंड से एक छोटे से जगह से आके दिल्ली में रहता है तो उसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आपने ऐसे कोई चैलेंजेस फेस किए? एग्जैक्टली सर, चैलेंजेस तो सबके जीवन में होते हैं, मेरे साथ भी रहा। यद्यपि जो मेरे मित्रगण रहे, फ्रेंड सर्कल जो रहा वो बहुत ही कोऑपरेटिव रहा। तो शुरू में हम लोग शेयर्ड रूम में रहते थे। वज़ीराबाद एक आपको पैसे की दृष्टि से बहुत ही नॉर्दर्न है जी। सो वहाँ पे हम लोगों ने शेयर्ड रूम लिया, फिर धीरे धीरे हम शिफ्ट करते रहे जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया। फिर बाद में जाके वर्तमान समय में मैंने एक पर्सनल रूम लिया ताकि और अच्छे से डेडिकेशन कर पाऊँ। और वहाँ पे एक छोटा सा रूम है, कोई बड़ा साइज़ नहीं है, यद्यपि पर्याप्त है कि एक टेबल चेयर है, एक व्यक्ति उसमें रह सके। जी सर। हाँ। तो इस तरह से उसमें अभ्यस्त रहा से। ओके, आपके जो ओवरऑल अभी तक की जो जर्नी रही है, क्योंकि आपका एज 24 साल है और अभी आपने कुछ समय पहले ग्रेजुएशन किया, फिर आपने उसकी तैयारी की, तो इसमें आपको कुछ परेशानियां भी आई? जैसे कि आपने ये फर्स्ट अटेम्प्ट था हालांकि आपका, कभी कभी जब ज़्यादा अटेम्प्ट्स हो जाते हैं तो उससे थोड़ा सा दिक्कतें और बढ़ती है कुछ कैंडिडेट्स को लेकर। आपको कोई दिक्कतें आई आपके अभी तक के जर्नी में? कुछ समस्याएं थी सर, लेकिन मुझे लगता है कि जो अच्छी बात मैंने पहले से ही सीखी थी वो ये थी कि मैंने पहले अटेम्प्ट्स देना शुरू नहीं किया। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले अटेम्प्ट देते हैं, फिर चेक करते हैं कि आखिर परीक्षा किस तरह से यूपीएससी कंडक्ट कर रही है और उसके बाद फिर प्रिपरेशन शुरू करते हैं। मैंने पहले वीडियोस वगैरह देख के डिटेल्स जाना कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, यूपीएससी प्रिपरेशन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो उस कारण जब मेरा 2021 में ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो 2022 से लेकर मैं पूरा प्रिपरेशन ही कर रहा था साल भर। मैं अटेम्प्ट्स नहीं दे रहा था, मैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहा था, उसको एनालाइज कर रहा था, पर अटेम्प्ट्स नहीं दे रहा था। फिर 2023 में मैंने प्रथम अटेम्प्ट दिया अपना। पहले अपने आप को तैयार किया? जी सर। फिर आपने एग्ज़ाम फेस किया? जी सर। ओके, ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जी। ओके, सो विष्णु जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस था वो कैसे था? मतलब यूपीएससी में इंटरव्यू जब आप देने के लिए चले गए तो क्या क्या हुआ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, कुछ अलग रहा आपके साथ? क्योंकि उन्होंने आपके फैमिली के बारे में पूछा, आपके जो एक्टिविटीज़ है, जो पूजा पाठ से, उसके बारे में बात की, तो कैसा रहा इंटरव्यू आपका? एग्जैक्टली सर। तो यूपीएससी के इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले थोड़ा सा भय था मुझे भी। मेरा पहला इंटरव्यू लाइफ का था, तो मैं वहाँ जाता हूँ, बट जो बाहर में बातें चल रही होती हैं कि यूपीएससी के अंदर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जब अंदर गया तो उसका जो दृश्य था वो बिल्कुल भिन्न ही था। और वहाँ पे जो चेयरपर्सन और बाकी जो 3 मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। और पहले तो मुझसे यही पूछा गया कि आर यू कंफर्टेबल विष्णु? सो मैंने बोला यस सर। आपका इंटरव्यू हिंदी में चला था या इंग्लिश में चला था? इट वॉज मिक्स बिकॉज मैंने लैंग्वेज लिख के रखा था, बायलिंगुअल, मल्टीपल लैंग्वेज, पंजाबी भी मैंने वहाँ पे और संथाली भी मैंने वहाँ पे कोट किया था। अच्छा जी, और साथ में संस्कृत भी। तो इस कारण से 4-5 लैंग्वेजेस में पूरा इंटरव्यू गया, यद्यपि मेनली इंग्लिश में ही था। इंग्लिश में था जी। सो वहाँ पे गया तो अलग अलग फिर क्वेश्चन पूछने प्रारंभ किए गए। और हमारे जो चेयरपर्सन वहाँ पे बैठे हुए थे उनका पहला ही क्वेश्चन मेरे हॉबी से था, लैंग्वेज से था। सो विष्णु, यू लर्न न्यू लैंग्वेजेस? तो मेरा ऑब्वियसली आंसर यस था। और फिर उस विषय में उन्होंने प्रश्न पूछे और आगे मेंबर्स तक गए सर। ओवरऑल दृष्टि से देखें
तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग था, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिद्ध होगा, कारगर होगा। कैसे होते हैं मेंबर्स यूपीएससी के आपके नज़र में? सर मैं तो यह जज नहीं कर सकता, बट इतना कहना चाहूँगा वेल एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील कराते हैं स्टूडेंट को। उन्हें पता है कि यू हैव स्ट्रगल्ड, यू हैव गिवन द एग्जामिनेशंस, आप पास करके आए हैं, दे आर ऑलमोस्ट नोइंग द थिंग्स। सो बहुत ज़्यादा कॉपरेट करते हैं वो, और बहुत ही सरलता से कंडक्ट की जाती है सर मेरे अनुसार। ओके, जैसा आपने संस्कृत में कुछ कहा था वहाँ पर, तो क्या था वो संस्कृत में आपने क्या कहा यूपीएससी के इंटरव्यू में? यस सर, तो सेकेंड मेंबर जो थी उनका प्रश्न था, जो कि सर आपने मुझसे वो प्रश्न पहले ही इंटरव्यू में करियर क्वेस्ट में पूछ लिया था कि चूँकि मेरा फिलॉसफी रहा है ग्रेजुएशन के समय विषय, तो फिलॉसफी से था, तो वो पूछती हैं कि आपको फिलॉसफी में कौन से फिलॉसफी अच्छे लगता है, तो मैंने बोला सांख्य दर्शन। फिर उसी विषय में प्रकृति और पुरुष का डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक संस्कृत के कोटेशन डाले कि योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि योग जो है वो साध्य बनाया गया इसलिए ताकि हमारी जो चित्तवृत्ति है वो शांत हो पाए या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो, जैसा उसको लोग इंटरप्रेट करना चाहें। तो एक ये श्लोक था। साथ ही साथ उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथ है, यानी कि कार्य करने से सिद्ध होता है, केवल मन में सोच के बैठ जाएं तो मुझे लगता है वो आधा अधूरा होता है। तो ये थे जो मैंने वहाँ पे कोर्ट में डाले थे सर। ओके ओके, तो उनका रिएक्शन क्या था? रिएक्शन सर मिक्स्ड ही था, वो पकड़ ही नहीं पाए वो हैप्पी है अनहैप्पी। हाँ, यूपीएससी ऐसे मेंबर्स रिएक्शंस नहीं देते, बहुत ही कम देते हैं जी, फिर फॉलोड क्वेश्चंस तुरंत आने लगे, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ओके, आपका जो आगे का करियर का प्लान है, आपने क्या सोचा है कि आप और भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, और भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप? अभी वर्तमान में तो सर मैं असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में ही देश की सेवा में लगना चाहता हूँ, और इसमें ही अलग अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रेनिंग के समय हो जाए या फिर उसके पश्चात अलग अलग डेप्यूटेशंस होते हैं, यहाँ तक कि फॉरेन डेप्यूटेशन भी CAPS में अलाउड होता है। तो उन समय जहाँ पे मुझे मौका मिले, और मेरा प्लान सर NSG भी ज्वाइन करने का है, तो भविष्य में मौका मिला, अवसर मिला तो मैं NSG ज़रूर ज्वाइन करना चाहूँगा। अच्छा, एक मन में है कि क्या ये आपका पूजा पाठ आप कंटिन्यू रखेंगे आगे भी? पर्सनल रूप से तो रखते ही हैं लोग सर। हाँ, जी सर, यद्यपि ज्ञान के रूप में तो वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, कर्म कांड और ज्ञान कांड साथ ही चलते हैं, और फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट भी है, तो पर्सनल रूप पे तो जुड़ा ही रहूँगा सर। अच्छा, मुझे एक इंटरेस्ट है, पर्सनल मेरा इंटरेस्ट है कि जब आप पूजा करने जाते हैं और किसी के पास जब आप कोई पाठ करते हैं, ऐसा तो उसमें से आपका उच्चारण कैसे होता है? कोई आप हमें सुनाना चाहेंगे क्या? अवश्य सर, तो मैं एक सुनाना चाहूँगा गीता का एक श्लोक सर, या फिर मैं पुरुष सूक्त सुनाना चाहूँगा संक्षिप्त में कुछ ही लाइन। बिल्कुल। हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेदातिरोहति। यद्यपि ये लंबा है, मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आपका उच्चारण और जिस तरीके से आप प्रेजेंट करते हो वो काफ़ी अच्छा है और सीखने लायक है। अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ सर। ओके, अच्छा, आपने ऐसी कोई बात बताई जो आपने दादाजी से सीखी? जी सर, मैं हार्ड वर्क के विषय में कहना चाहूँगा। जैसे मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स जो हैं, सबका ये बहुत अच्छा नेचर है कि उन्हें कुछ यदि चाहिए तो वो हाथ फैलाने की जगह हाथ बटाना और फील्ड में काम करना समझते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी ये विचार जो हैं कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, यद्यपि गीता का ज्ञान है, किंतु मैंने अपने दादाजी से सीखा है। उन्हें खेत में भी काम करना पड़े वो करते हैं कुछ समय तक, वो अभी लगभग 87 ईयर्स के हैं। आप समझें कि उन्होंने 80 ईयर्स में स्कूटी चलाना सीखा है। अच्छा, ओके, चलो, ये लर्निंग जो है वो आपको वहीं से मिला है? जी बिल्कुल सर। सो लर्निंग स्किल मैं समझता हूँ वहीं से मिला है। हार्ड वर्क, किसी को इग्नोर ना करना, और जो प्राप्त करने उसके मार्ग क्या है उसको ढूंढना चाहिए, ना कि उसकी क्या नहीं, किस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए उसको केवल काउंट करते रहें तो शायद पर्याप्त नहीं होगा। तो
हार्ड वर्क वाला मैं सबसे बेस्ट समझता हूँ सर, जो मैंने दादाजी से सीखा हो। अच्छा, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ तो इससे मुझे मिल रहा है कि आप खेती भी करते हैं, आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी भी करते हैं, आप पेंटिंग भी करते हैं, देन उसके बाद आप नए लैंग्वेजेस भी सीखते हैं। तो ऐसी कोई बात है जो आप और करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और क्या क्या सीखना चाहते हैं आप? सर फिलहाल मैं स्विमिंग को प्रोफेशनली सीखना चाहता हूँ। मैं स्विमिंग ऑलरेडी करता हूँ बट नॉट एज अ प्रोफेशनल। वो तो मुझे लगता है कि आपको असिस्टेंट कमांडेंट के ट्रेनिंग में भी आपको सीखने का मौका। जी, हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो उधर पे भी वो अवसर मिलेंगे। अच्छा, और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप जैसे पूजा का ये करते हैं तो वहाँ पर हमें शांति का मैसेज मिलता है। यस। गीता में हमें, भगवत गीता में हमें शांति का मैसेज मिलता है। यस सर। और आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो वहाँ पर गन का इस्तेमाल होता है, तो आप कैसे उसे देखते हैं? मतलब कि आप एक माइंडसेट से आप दूसरे माइंडसेट में जा रहे हैं। मुझे लगता है सर, शांति स्थापित करने के लिए आपको अलग अलग चीज़ों में संलग्न रहना पड़ता है। तो CAPS जो है अपने क्षमता के अनुसार देश की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि देश की सेवा भी शांति स्थापित करने का ही एक मार्ग है। तो मैं इसे इस दृष्टि से देखता हूँ सर। ओके। अच्छा, जैसे आपने गीता पढ़ी है, भगवत गीता पढ़ी है और बाकी सब अपने बुक्स पढ़ी है, तो उससे आपको क्या लगता है कि आपके सोच में क्या बदलाव आया है? मुझे लगता है सर कि यद्यपि मैं इसको फिलॉसफी से जोड़ के देखना चाहूँगा, गीता भी मेरे फिलॉसफी का ही एक सिलेबस का पार्ट था, तो मुझे लगता है कि इन विषयों को पढ़ने के बाद मुझे जो कोर फेथ होता है लोगों का, कि लोग समझते हैं कि केवल मैं ही सत्य हूँ, मैं ही सही हूँ, उस चीज़ को क्रिटिसाइज करने का जो एंगल मुझे मिला है वो मुझे लगता है फिलॉसफी और इन पुस्तकों से ही मिला है। तो जो कोर फेथ है कि केवल यही सही है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि डिफरेंट एंगल्स होते हैं चीज़ों को देखने का, उनके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं। जो कि यहाँ पे मैं आपके कैरियर क्वेस्ट से भी एक उदाहरण लेना चाहूँगा कि आप जब किसी चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है UPSC बोर्ड के समक्ष, तो बड़े अच्छे से आप बोर्ड में अलग अलग पर्सपेक्टिव को दिखाते थे। या तो आप उसको इकोनॉमी के दृष्टि से दिखाएं कि इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आप पॉलिटिकल सिनेरियो दिखाना चाहते हैं, या सोशल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से संबंध रखती हैं, कि आप विविध एंगल्स रखना चाहिए किसी विषयों पे। तो इस प्रकार मैं इनसे और आपके द्वारा बताए हुए चीज़ों को बहुत ही संबंध रखते हुए समझता हूँ सर। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो मेरे मन में आता है कि इंटरव्यू की तैयारी कब से शुरुआत करनी चाहिए? मतलब क्योंकि काफ़ी गैप होता है, तो वो कब शुरू करना चाहिए इंटरव्यू की तैयारी? यद्यपि चूँकि इंटरव्यू में करंट अफेयर्स और वैसे विषय से ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपसे रिलेटेड है, या तो आप पूर्व से पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, या फिर अभी आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, या करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहा है, उसको जो पहली इसकी फर्स्ट रिटन एग्ज़ाम होंगे उसमें तो काम आते ही हैं, पर्सनल नॉलेज के लिए भी काम आते हैं, और बाद में जाके इंटरव्यू में उन विषयों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चल तो रहती है बहुत पहले से ही इसका प्रिपरेशन। यद्यपि इंटरव्यू से पूर्व उन विषयों को और एक विविध एंगल से देखें, और भी पर्सपेक्टिव जो उसमें अवेलेबल है उसकी दृष्टि से देखें, तो ये और अच्छा रहता है और सरल भी। अच्छा, जो आपने क्लासेस की अटेंड, तो उसका क्या फ़ायदा आपको हुआ? आपने बताया कुछ पॉइंट्स, और कुछ बताना चाहते हो उसके बारे में? ऑफ कोर्स सर। सो एक जैसे कि एंगल की बात कर रहा था मैं पर्सपेक्टिव का, कि उसको आप अलग अलग पर्सपेक्टिव में डाल के प्रेजेंट करें, एक तो वो बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुआ है मेरे लिए। साथ ही साथ जो डिसिप्लिन्ड वे में हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, नॉलेज तो हमें होता है बट प्रेजेंटेबल क्या है फॉर योर पोस्ट, व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट व्हाट इज़ नॉट। सो इसकी समझ जो होती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप सिविल सर्वेंट के रूप में वर्क करते हैं, तो ये एंगल मुझे आपसे ही मिला है, तो ये एक बेनिफिट है। साथ ही साथ अपने आप को प्रेजेंट कर पाना, और वो जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि बोलनेस के साथ आप बोल पाएं, वो भी मुझे करियर कोर्स से ही मिला है। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस तो आपके पास था ही पहले से बोलने का, लेकिन UPSC जैसे जगह पर उसे कैसे प्रेजेंट करना है, Exactly. वो आपने क्लास से कुछ अंडरस्टैंडिंग आपका। एग्जैक्टली सर। और साथ में करियर क्वेस्ट में आने के बाद ही मुझे भावी असिस्टेंट कमांडेंट लोगों से भी मिलना होगा। मुझे एक बात क्लास में याद आती है कि आपका क्लास में बहुत अच्छे से आप ध्यान देते थे,
और जो भी आपको बताया जा रहा है उस पर आप पूरा फोकस होता था आपका। ये मुझे आपकी बात क्लास से एक याद है, जो अभी भी मुझे याद है कि आपका चेहरा बिल्कुल भी आप फोकस होते थे और ध्यान से सुन रहे होते थे कि क्या चल रहा है क्लास में। थैंक यू सर। ओके, आपके तैयारी के बारे में अगर हम दोबारा से बात करें तो ऐसे कोई पॉइंट्स बताइए कि जो कैंडिडेट्स को नहीं करने चाहिए, ऐसे कोई मिस्टेक्स या ऐसे कोई चीज़ें हैं जो तैयारी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है सर, बट मेरा ऑब्जर्वेशन जो खुद से रिलेटेड रहा है वो है कि 50 चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करने से मुझे लगता है कि डिस्ट्रैक्शन मिलता है। तो एक चीज़ का ही प्रिपरेशन अच्छे से किया जाए और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो दूसरे वाले एग्जाम्स में हैं यदि हैं तो उनका अटेम्प्ट दे, तो मुझे लगता है एक डायरेक्शन में चल के एक का प्रिपरेशन करना चाहिए। बाकी विषयों को भी साथ में लेके चल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये डायरेक्शन सही है। मतलब अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए एक साथ नहीं करें। एक साथ नहीं, उसमें पढ़ने से खुद को भी शंका उत्पन्न होने लगती है और बहुत सारे एग्जाम्स एनर्जी डाइवर्ट हो जी एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी आ सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम देने से। और यदि मुझे लगता है कि कोई बहुत ही इंटरेस्ट ले के किसी विषय को एक लाइन में ही चलता जाए तो बहुत सरलता से ही उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। और कौन सी बात है जो नहीं करनी चाहिए उन्हें? लोगों को इस विषय की समझ तो होती है सर कि आज के समय में हम लोग ऑनलाइन इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता से उपलब्धता है सभी चीज़ों की, तो उसमें भी लोग समय वेस्ट करते हैं, तो वो समझ तो लोगों की है। अच्छा, ये उतना एक बात है कि क्या बहुत सारे वीडियोस देखने चाहिए? क्योंकि मैंने कुछ कैंडिडेट से बातचीत की तो उनकी तैयारी जो होती है वो सुबह से लेकर शाम तक वीडियो देखने में ही उनकी तैयारी हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं सर मोस्टली कोर बुक्स पे रहने वाला स्टूडेंट टाइम्स का हूँ, तो मैं समझता हूँ कि बुक में जो नॉलेज है उस पर पहले गेन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने भी यही किया था, जैसे मैं बता रहा था कि 2022 के समय मैंने पहले प्रिपरेशन ही किया खूब, तो उसी कारण मुझे विषयों का, टॉपिक्स का जो वर्ड्स होते हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उसकी समझ अच्छे से डेवलप हो गई। तो बाद में जाके जो प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर कुछ दूसरे उस कीवर्ड को यदि कहीं प्रयोग में लाया जा रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स आपको समझ में आने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि बुक्स पे ही डिपेंड करना चाहिए मुख्य रूप से। वीडियोस वगैरह से इन्फॉर्मेशन लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा देखने से अच्छा है एक ही इन्फॉर्मेशन वाला जो कि आपको सब दे दे रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि वो रिलेवेंट वीडियो यस होने चाहिए। ओके ओके, आप कुछ और बताना चाहते हैं? यस सर, एक विषय मैं ज़रूर उठाना चाहूँगा कि मेरे साइड में चूँकि बहुत ज़्यादा रूरल इलाका है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा लोग यूपीएससी वगैरह का प्रिपरेशन शायद नहीं करते हो, और यदि कोई करते भी तो उन लोगों को डिटेल्स नहीं पता होता इस से। बहुत बार यूपीएससी के बारे में पता होता है, लेकिन बाकी यूपीएससी के जो बहुत सारे एग्जाम है जैसे कि सीएपीएफ है जो आपने क्लियर किया, तो इन एग्जाम्स के बारे में कम जानकारी होती है। जी, तो अभी रिज़ल्ट आने के बाद एक परिवर्तन आया है बहुत अच्छी तरह से, जो कि मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव है, कि अभी उस इलाके के लोग भी यूपीएससी के बारे में सर्च करते हैं। लोग देखते हैं कि क्या है डिटेल्स, और ये सीएपीएफ क्या है, सीडीएस क्या है, सीएसई क्या है, इसको भी लोग जानना शुरू कर रहे हैं। और अभी बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं अपने स्कूल की बात बताता हूँ सर, मैं अभी स्कूल गया था तो स्कूल ने बुलाया था आपको? जी सर, तो लगभग 1600 बच्चे के आसपास होंगे। सभी बच्चे जाके घर में बता रहे हैं और उनके घर वाले मुझसे पूछ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन क्षेत्र में लोगों को नॉलेज बहुत सरलता से प्राप्त नहीं हो पाती, बहुत संकट को फेस करना पड़ता है अपने लाइफ में। और इसके कारण अभी जो रिजल्ट आया हुआ है, इसके कारण लोग खुद से रुचि लेके पूछ रहे हैं। अभी बच्चे घर में आते हैं और पूछते हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़। मुझे एक अच्छा लगता होगा कि जिन्हें हम लगातार देखते आए हैं, जिन्हें हमारे सामने हमने देखा है, वो सिलेक्ट हो गए। क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि कोई वीडियो देख रहे हैं और वहाँ पर कोई सिलेक्ट हो रहा है तो हमारे आसपास का कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जब हमारे घर के पास का कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है तो उसका जो एक मोटिवेशन होता है वो अलग ही होता है। एग्जैक्टली सर, रिलेट कर पा रहे हैं लोग मुझसे ज़्यादा कि पास के ही भैया हैं, इनको तो बचपन से देखा, ये ऐसे ऐसे पढ़ते थे, इधर ये करते थे, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अगर ये कर सकते तो मैं भी सीख सकता। तो बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है सर इस विषय में। ओके,
अच्छा, आपकी जो हॉबीज़ हैं उसके लिए आप कैसे समय निकालते हैं? जी सर। तो हॉबी मोस्टली मैं हॉबीज़ के रूप में ही देखता हूँ। लाइक उसको मैं अपने प्रोफ़ेशन के रूप में नहीं देखता हूँ। तो जैसे पेंटिंग की बात करें, तो पेंटिंग चूँकि मैं बना तो रहा हूँ बचपन से, लोग ड्रॉ करते ही हैं। फिर जब क्लासेस बढ़े तो एक बार हुआ था ऐसा कि मैंने सोचा कि क्लासेस लेता हूँ, मैंने क्लासेस भी लिए, फिर उसको त्याग दिया। लेकिन तब तक मुझे समझ हो गई थी पेंटिंग कैसे की जाती है, उसमें डेप्थ में कैसे जाते हैं, सेट्स वगैरह कैसे लगाने होते हैं। फिर जाके खुद से ही प्रयास किया, तो वर्तमान समय में वाटर कलर मैं बना लेता हूँ सर, वाटर कलर पेंटिंग्स। ओके। ओके, अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। और आप यहाँ पर आए और आपने अपने पर्सनैलिटी के बारे में, अपने तैयारी के बारे में सबके साथ बातचीत की। मुझे लगता है कि ये जो बातचीत है जो विष्णु के साथ हुई थी, ये काफ़ी मोटिवेटिंग है, क्योंकि एक कैंडिडेट एक छोटे शहर से आता है, जो एक अलग परिवार से, जहाँ पर किसान परिवार है या पूजा पाठ से संबंधित काम होता है, तो ऐसे जगह से आता है, ऐसे माहौल से आता है, और फिर उसके बाद यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन को, असिस्टेंट कमांडेंट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक विशेष है, ये उपलब्धि है, जो सिर्फ विष्णु के लिए ही मोटिवेशन नहीं है, उसके परिवार के लिए मोटिवेशन नहीं है, ये सुनने वालों के लिए, तैयारी करने वालों के लिए, हम सभी के लिए एक मोटिवेशन है। और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि विष्णु जिस तरीके से हमेशा लर्निंग की बात करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो कैंडिडेट्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें हमेशा स्टूडेंट बने रहना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। और अगर हम ये अप्रोच रखेंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं कि जो हमें गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। जो ज़रूरत है वो हमारे एफर्ट्स की है। तो विष्णु जैसे एग्जाम्पल है, वो दिखाते हैं कि खुद के एफर्ट्स अगर होंगे तो दुनिया आपके साथ जुड़ जाती है, आपको सक्सेसफुल करने के लिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये बात महत्वपूर्ण मैसेज हम विष्णु से ले रहे हैं, और उन्हें हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो अभी तक जैसे उन्होंने अपने लाइफ में अच्छा किया है, तो आगे भी और अच्छा करें। और कोशिश करेंगे कि विष्णु को हम दोबारा किसी ऐसे ही मोड़ पर, सक्सेस के मोड़ पर हम मिले और दोबारा बातचीत करें। सो थैंक यू, और विष्णु का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर। और यदि मुझसे कोई इंस्पायर होते हैं, तो मैंने अभी अपने इलाके में भी बोल कर कहा है कि आप डायरेक्टली मुझसे पूछें जिन विषयों के बारे में। यदि मैं एक जन 10 जन की भी सहायता कर पाता हूँ, तो मुझे लगेगा कि मैं उस स्थान पे भी अपने आप को सक्सेसफुल पाता हूँ। सो थैंक यू सो मच कैरियर क्वेस्ट का, और आपका स्पेशली सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।